फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ठीक है, कुछ पेटियां पढ़नी है हमने पूरी पृथ्वी पर, जहां जहां पर क्या होते हैं ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, 16 नंबर लिख दीजिए पीसीएस में। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर प्लेट किनारों के परिवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, फिर ये ध्यान रखना है आपने, ये प्री का क्वेश्चन है कि 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारे, और 80% लगभग विनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। इसके अलावा विनाशी मतलब डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग यानी इंट्रा प्लेट रीजन में भी होता है यथा। अब वो मेखलाएं पढ़नी है जहां जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आप क्या करो, पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे अगर आप देखेंगे, आप सैटेलाइट पर बैठे हैं, ऊपर से पूरा पैसिफिक आपको दिख रहा है, आपको पूरी एक बेल्ट मतलब क्या दिखेगी, धधकते हुए ज्वालामुखियों की एक बेल्ट दिखेगी, जिसको फायर ग्रिडल ऑफ द अर्थ, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, या परिप्रशांत महासागरीय मेखला बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में, ग्लोब को देखते रहें, ग्लोब पर जब आप देख रहे हैं तो पैसिफिक के किनारे किनारे जब आप देखेंगे तो अपना पता चलेगा। तटीय भागों में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहां विनाशात्मक प्लेट किनारों के सारे ज्वालामुखी मिलते हैं। अब सरकम पैसिफिक बेल्ट में किस प्लेट किनारे के सारे ज्वालामुखी मिलते हैं? आंसर विनाशात्मक प्लेट किनारे। अब विनाशात्मक प्लेट किनारे क्यों बोल रहे हैं? अगर हम अमेरिका में आ जाएं तो रॉकीज दिख रहा होगा आपको, रॉकीज में आपको वॉल्केनो दिखेंगे, और उधर से अलास्का से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे रॉकीज में दिखेंगे, एंडीज में दिखेंगे, फिर आपको साउथ अमेरिका में अगर आ जाए, है ना, उधर आपका जापान वाली जो बेल्ट है, इंडोनेशिया वाली बेल्ट है, उधर दिख जाएंगे आपको, है ना। तो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3, फिर ये याद करना आप, 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों यानी परिप्रशांत महासागरीय मेखला या पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निविलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन कहते हैं। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से, फिर यह याद करना आपने, कहां से? माउंट इरेबस। कहां पढ़ा था हमने? अंटार्कटिका में, नीचे अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। कहां से मिलती है? बाद में महाद्वीपीय पेटी में मिलती है। दूसरा क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे, फिर दोबारा विनाशी प्लेट किनारा याद रखना है, के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन और इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है। यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। यह आइसलैंड से प्रारंभ होकर, फिर दोबारा याद रखना आपने यहाँ पर, आइसलैंड से प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड होती हुई अफ्रीका के कैमरून पर्वत की ओर जाती है। कनारी द्वीप पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। कहां पर? कनारी द्वीप। कहां पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड में एक द्वीप है कनारी। ठीक है, कनारी द्वीप पे इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक पश्चिम की ओर और दूसरी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर वाली शाखा स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, कॉकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया होती हुई इंडोनेशिया तक चली जाती है। और इसके अतिरिक्त अरब में जॉर्डन की भ्रंश घाटी, लाल सागर होती हुई एक श्रृंखला अफ्रीका की विशाल भ्रंश घाटी तक फैली हुई है। पश्चिम की ओर वाली शाखा कनारी द्वीप से पश्चिम द्वीप तक जाती है। यूरोप की राइन भ्रंश घाटी में अनेक विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका एक बार चित्र दिखा दीजिए, अपना आप समझ में आ जाएगा। देखो सरकम पैसिफिक बेल्ट, अब ये गोल तो दिखा नहीं सकता मैं, बट पैसिफिक के इधर, ये पैसिफिक है ना इधर, पैसिफिक के इधर और पैसिफिक के इधर,
ये पूरी, इसको तो बोल रहे फायर ग्रिडल ऑफ द अर्थ या रिंग ऑफ फायर, ठीक है। एक हो गया मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा दिख रहा है, ये बाद में यहाँ पे आके मिल जाएगी। ये पूरे जो ज्वालामुखी दिखेंगे आपको इटली में, सिसिली में, भूमध्य सागर में या अफ्रीका में, यहाँ पे दिखता है किलिमंजारो, नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में, है ना। ये जो कनारी द्वीप बोल रहा है वो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर कनारी द्वीप क्या पड़ता है, कनारी यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ से होते हुए एक बेल्ट आपकी ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी बेल्ट, तीसरी मध्य अटलांटिक मेखला, वो ऊपर लिखा हुआ है मिड अटलांटिक बेल्ट। इसे आगे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यह मेखला रचनात्मक प्लेट की, अब फिर ध्यान देना यहां पर, ये वाली ऊपर वाली दो जो हमने पढ़ी वो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे थी, ये वाली रचनात्मक है ना, कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारों के सहारे मिलती है, जहां पर दो प्लेटों का अपसरण है ना, डाइवर्ज होती हैं, के कारण दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव एस्टेनोस्फीयर तक होता है, जहां से पेरिडोटाइट तथा बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। इसके शीतलन से नवीन क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। कटक के पास नवीनतम लावा होता है तथा इससे कटक से जितना दूर हटते जाते हैं लावा उतना ही प्राचीन होता जाता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। आइसलैंड इस मेखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र है, जहां अब फिर ये याद रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है, लॉकी, हेकला और हेल्गाफेल, लॉकी, हेकला और हेल्गाफेल। लॉकी जो दरार थी उसके बारे में बता रहे हो, हेकला और हेल्गाफेल का उद्गार महत्वपूर्ण है। लेसर एंटिलीज यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, एजोर द्वीप, सेंट हेलेना पता है ना, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया गया था, कैद किया गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा इस मेखला के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र। अब थोड़ा मुझे दिखा दो, फिर दोबारा चित्र दिखाओ। चित्र कहाँ गया, चित्र अच्छा आ रहा है। ये देखो ना, यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे एस के आकार का क्या है, रिज है यहाँ पर, तो इसे दिखाया नहीं है बट यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज में सबसे ज्यादा क्या है, रचनात्मक प्लेट किनारा है ना, वहां पर दोनों प्लेटें क्या हो रही है, ये दूर जा रही हैं, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इसलिए एस के आकार का क्या बना है। अभी पूरा चैप्टर पढ़ना है उसमें हमने, चलो आगे। फिर है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वॉल्केनो, महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अंदर माइक्रो प्लेट गतिविधियां एवं गर्भस्थल संकल्पना को माना जाता है, क्योंकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत द्वारा इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अभी तक इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इस मेखला की एक प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में कामचटका तक चली गई है, कामचटका पेनिनसुला है तक चली गई है। स्मरणीय है कि मात्र हवाई द्वीप पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा भूकंप आते हैं तथा संपूर्ण श्रृंखला भूकंप रहित है, इसी कारण इसे भूकंप रहित कटक भी कहते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता आपसे, कहाँ से, भूकंप रहित कटक किसे कहा जाता है, असिस्मिक रीजन। तो महासागरीय प्लेट के अलावा महाद्वीपीय प्लेट के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का विशेषकर दरारी उद्भेदन होता है। उदाहरण के लिए कोलंबिया पठार, भारतीय प्रायद्वीप पठार, ब्राजील एवं पैराग्वे का पराना पठार आदि का निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ था। ध्यातव्य है कि पूर्वी अफ्रीका के भूभ्रंशन घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्लियर हो गया, ठीक। अब हमने पढ़ने हैं ज्वालामुखी उद्गार के अन्य प्रमुख भूस्वरूप। तो सबसे पहले आ रहा है गेजर या गर्म जल स्रोत, हॉट स्प्रिंग्स। गेजर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई 50 से 100 फीट, सैकड़ों फीट तक होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेलसियर गेजर, ये दोनों क्वेश्चन आईएएस के रहे हैं।
यद्यपि गेजर तथा गर्म जल स्रोत हॉट स्प्रिंग समान होते हैं परंतु एक से नहीं होते हैं। गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकला करता है, इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है। पुनश्च गेजर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होता है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गेजर और हॉट स्प्रिंग में क्या क्या अंतर है, तो आपने बताना है कि जो गेजर है वो ज्वालामुखीय क्रिया है, जबकि जो गर्म जल स्रोत है हॉट स्प्रिंग है वो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। किन्हीं और कारणों से भी क्या हो सकता है, गर्म पानी आ सकता है। फिर है धुआंरे, ऐसा क्षेत्र जिसके सारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। धुआंरे की संज्ञा से फ्यूमरोल्स, क्या बोलते हैं, फ्यूमरोल्स कहते हैं, जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। किससे? वास्तव में धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण। फिर मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माना जाता है किसको? आंसर फ्यूमरोल्स, धुआंरे। अब नहीं फटेगा, अब धुआं ही निकलेगा बस वहां से, धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गेजर गर्म जल स्रोत की अपेक्षा धुआंरे द्वारा निःसृत वाष्प का तापमान बहुत अधिक होता है। गैस एवं वाष्प का यह तापमान 645 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सभी धुआंरों से निःसृत पदार्थों में वाष्प 98 से 99% तक होती है। अन्य गैसों में, फिर ये गैसें याद करनी है आपने, CO2, HCl, H2S, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया के अलावा महत्वपूर्ण खनिज गंधक भी पाई जाती है। खनिज गंधक, अब गंधक इंपॉर्टेंट होता है, यहां से फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सोलफ तारा बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो गंधकी है वो होता है, गंधक का स्रोत होते हैं ये, है ना। ऐसे धुआंरे भी हैं जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। इन्हें, ये देखो, ये क्वेश्चन बना हुआ, सोलफ तारा, क्या बना हुआ, सोलफ तारा किसे कहते हैं की उपमा दी गई है। विश्व के प्रमुख धुआंरों में अलास्का की, ये IAS का क्वेश्चन है, लैंड ऑफ वैली ऑफ 10,000 स्मोक, 10 सहस्त्र धूमरों की घाटी, कटमई, क्या बोलते हैं उसको, अलास्का में जो जगह है उसका नाम है कटमई। ऐसी पाकिस्तान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी IAS का क्वेश्चन है, क्या है, प्लेंटी की खाड़ी का है न्यूजीलैंड में। व्हाइट टापू का धुआंरा, ये भी IAS का क्वेश्चन है, ठीक है, आदि प्रसिद्ध है। धुआंरों का आर्थिक उपयोग भी होता है, इनसे गंधक और बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। गर्म वाष्प तथा गैसों को एकत्रित कर इटली तथा USA में बिजली की जाती है। उसके बाद है कैल्डेरा, इसका निर्माण क्रेटर के धसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से होता है, जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है, जैसे आसो, जापान नामक कैल्डेरा। आसो वाला आप अपने मोबाइल पे देखिए कैल्डेरा कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। अत्यधिक विस्तृत कैल्डेरा को सुपर कैल्डेरा कहा जाता है, जैसे लेक टोवा सुमात्रा का, जैसे क्रेटर लेक USA, है ना। जब कैल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश से नेस्टेड कैल्डेरा का निर्माण होता है। कैसा? नेस्टेड कैल्डेरा का निर्माण होता है। हो गया, देख लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये वैसे अगला चैप्टर होता है लेकिन इसमें टॉपिक के हिसाब से बता रखा, भूकंप तथा भूकंप विज्ञान। अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप को किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। कैसा स्केल है? लॉगरिथमिक स्केल है। कैसा स्केल है? एक अंक की वृद्धि क्या दर्शाती है? दो चीजें दर्शाती है। नंबर एक, तीव्रता। तीव्रता में जैसे 1 का भूकंप आया, 2 का भूकंप आया तो तीव्रता में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जो मुक्त हुई ऊर्जा, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसमें 32 गुना वृद्धि दर्शाता है। कौन? ये लॉगरिथमिक स्केल। इसीलिए बोलते ना, रेक्टर स्केल पे 6 का आया, 7 का आया तो बहुत अंतर आ जाता है। किसमें? एक पॉइंट पर, मतलब एक नंबर पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है भूकंप में। ठीक है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति को में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है।
अब देखो भाई, भूकंप को अगर आप ऐसे लिखोगे कि पंखे हिलते हैं, मकान टूटते हैं, ये परिभाषा नहीं चलती है। ये परिभाषा है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन, क्या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी पढ़ेंगे अभी आप, चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति, आइसोस्टेसी, या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। ये पता ही है आपको, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स। प्राइमरी का हमें पता नहीं चलता, सेकेंडरी का भी हमें पता नहीं चलता, लॉन्ग पीरियड वेव्स का पता चलता है। किसका? लॉन्ग पीरियड वेव्स जिग जैग होती है, पूरा हिला देगी पूरी धरती को, और क्या सब ध्वस्त। रिक्टर स्केल पर अगर 8-9 के भूकंप आए तो सब खत्म, है ना। और आ ही रहे हैं, अभी नेपाल में आया, कहाँ आया? नेपाल में आया, उससे पहले कहाँ आया? हाँ, दिल्ली में भी आया। अब सोच लो, भूकंप प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। कुछ प्रमुख कारण अधोलिखित हैं। नंबर 1, ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो भूकंप आएगा। नंबर 2, भूसंतुलन से संबंधित समायोजन, ठीक है। नंबर 3, प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं हम। नंबर 4, वलन तथा भ्रंशन। नंबर 5, भूपटल। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, 16 नंबर लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखना है। और ऐसे ही लिखा जाता है, मानव जनित कारण, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में क्या, मानव जनित कारणों में क्या, है ना। वलन तथा भ्रंशन, फोल्ड और फॉल्ट। भूपटल की संकुचित होना, संकुचित होना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। जलीय भार, कोयना डैम बना दो आप, पानी भर दो रिजर्वायर में, जलीय भार होगा, नीचे की रॉक टूटेगी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, एनर्जी रिलीज होगी, और किस रूप में दिखाई देगी हमें? भूकंप के रूप में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अणु बमों का परीक्षण एवं विस्फोट, ठीक है। परमाणु बमों का जब परीक्षण होता है तो भी भूकंप आ सकता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। आपने सिस्मोलॉजी याद करना है, जब क्वेश्चन पूछेगा वो तो सिस्मोलॉजी पूछेगा। मैं किसका अध्ययन करते हैं? आंसर, भूकंप का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सारे लॉजी याद करना है आपने। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं, बताया था एक दिन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घास का। आईएएस में पूछा गया आज से 20-25 साल पहले। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घास का। लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाँ जी, लेक्स का अध्ययन करते हैं। वीडियो सुन रही है उसका मतलब, पहले बता चुका हूं, ठीक है। ऐसे कई लॉजी हैं, उनको याद करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। माना यह धरातल है, मेरा हाथ, यहां से भूकंप शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसको क्या बोल रहे हैं? फोकस। सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाइए इस पॉइंट से, यहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाएगा, इसको एपिसेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर हम सर्किल नहीं बनाते, वो इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। किसको? कि भाई इंटेंसिटी धीरे 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 जब फैलेगी वो, तो धीरे धीरे वहां पे भूकंप कम होता जाएगा। इतना समझ में आया? तो एपिसेंटर और फोकस पता चल गया, ठीक है। आगे, भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? इलास्टिक एनर्जी। आंसर, प्रत्यास्थ। मैंने कहा नहीं आपको, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, उतना डिटेल नहीं जाना आपने, बट ध्यान रखना आपने कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी भूकंप से संबंधित है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें या सिस्मिक वेव्स कहते हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। नंबर 1, प्राथमिक या संपीडनात्मक या पी तरंगे। कौन सी तरंगे? प्राइमरी वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स, कंप्रेशनल ही है, या पी वेव्स, क्या बोलते हैं? ये भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक वेगवान होती हैं। फिर यहां से पूछेगा कि पी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग पीरियड वेव्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेग किसका होता है? आंसर, पी वेव्स का।
और सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन होती है? वो भी पी वेव्स होती है। ठीक है। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। ये ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ से होकर यात्रा कर सकती हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगली वाली जो होगी वो द्रव से नहीं करेगी। जो सेकेंडरी वेव्स होगी वो जैसे द्रव यानी मॉल्टन लावा वाला जो स्टेज आएगा, जैसे ही वहां पे गायब हो जाएगी। लेकिन ये क्या है? ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती हैं। ये तरंगे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंगों को क्या बोलते हैं? दो तरह की तरंगे होती है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगे, जब मैं बोल रहा हूं तो आप तक जो ऑसिलेशन हो रहा है कणों का, वो ऐसे में हो रहा है। कैसे में? मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं कौन? वाइब्रेट कर रहे हैं कौन? कण। एक होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पानी डाला हमने, पानी में पत्थर डाला, थर्मोकॉल के कुछ टुकड़े, तो वो रहते तो वहीं पर हैं लेकिन ऊपर नीचे करते हैं। ऐसे ही अगर ऐसे करके कर रहे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? और जब ऐसे में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? कौन सी वेव्स हैं? ध्वनि तरंगे कौन सी वेव्स होती हैं? हिंदी में तो क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। चेक कर लो एक बार, पक्का? हाँ ठीक है, क्योंकि अगली वाली ट्रांसवर्स है तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही होगी, है ना। फिर आगे आड़ी तरंगे या अनुप्रस्थ लहरें, सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगों को। इसमें क्या होगा? कण की गति ऐसे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर होगी। कैसे? ठीक है। ये लहरें जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जल तरंगे क्या हैं? आंसर ट्रांसवर्स वेव्स हैं, है ना। उन्हें आड़ी तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। समकोण बोलते हैं राइट एंगल। किसको बोलते हैं? यानी पार्टिकल्स मूव्स एट राइट एंगल टू द वेव्स, इसलिए क्या बोल रहे हैं? आड़ी तरंगे भी बोल रहे हैं इन्हें। द्वितीयक तरंगे अथवा गौण तरंगे, सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। इनकी गति 4-6 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। पी वेव से कम होगी, मतलब जलीय भाग में या द्रव भाग में गायब हो जाएंगी। ये खास याद रखना आपने, ठीक है। यह लहरें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती। बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, गजब की किताब है। जहां जहां पर ध्यान देना वहां पर पहले बोल्ड लेटर में लिख दिया। धन्यवाद किया करो इस प्रकाशन को और जिसने लिखी है किताब। यही कारण है कि आड़ी तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है, ठीक है। फिर है सरफेस और लॉन्ग वेव्स, और लॉन्ग पीरियड वेव्स, लॉन्ग वेव्स, सरफेस वेव्स, यही होती है सबसे खतरनाक। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है, डिस्ट्रक्शन ऊपर होता है ना धरती के, इनकी वजह से होता है, क्योंकि जिग-जग चलती है। क्या चलती है? ऐसे ऐसे हिलेगा। ये तरंगे अधिकेंद्र पर, एपिसेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से सबसे कम होता है, वेग सबसे कम होता है, और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता है। इसलिए इनको लंबी अवधि वाली लहरें या लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है, कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। जल में होगा तो सुनामी आएगी, है ना। जल मतलब नीचे समुद्र के तल पर अगर भूकंप आ गया तो सुनामी पैदा होगी। आगे वैज्ञानिक खोजों के आधार पर भूकंप की कुछ और लहरों अथवा पी और एस लहरों की श्रेणियों का पता लगाया गया है, जो सामान्य गुण में तो पी एस लहरों के समान है, परंतु उनकी गति पी एस लहरों की अपेक्षा कम है। यथा ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर।